हेलो एंड वेलकम टू द एक्नोफेयर। मैं केएस मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल एक्नोफेयर पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के पेपर के एनालिसिस की सीरीज स्टार्ट की है आप लोगों को पसंद आ रही है, क्योंकि ये यूपी पीसीएस के लिए नहीं आरओ के लिए भी आपके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं इसमें आपके करंट अफेयर से रिलेट करके पूरा आपका करंट का कॉन्टेंट बताते हुए क्वेश्चन को एनालिसिस करता हूँ। जैसे अभी एक दो क्वेश्चन आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े जो एक्नोफेयर बाय केएस सर के नाम से है। आज देखिए आज की क्लास का पहला सवाल आपके सामने है, ठीक है। थोड़ा फास्ट क्लास चलेगी आज। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो 2022 है उसमें एक नॉवेल है जिसको ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड, इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है इसको आपको बताना है, किसके लेखक कौन है। देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार की अगर मैं बात करता हूं तो इसके बारे में भी हमें जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 1954 से स्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। नेशनल साहित्य अकादमी के द्वारा इस पुरस्कार को दिया जाता है। और देखिए आप इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जैसे ये पिछली बार की है, अगर इस बार की एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाएगा तो जाहिर सी बात है वो 2023 में किसको पुरस्कार दिया गया इससे संबंधित पूछा जाएगा। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो जो ऑल दी लाइफ्स वी नेवर लिव्ड है इसके लेखक हैं अनुराधा रॉय। अनुराधा रॉय को ये पुरस्कार दिया गया था, ठीक है, पिछले साल की। लेकिन इस बार अगर आपसे पूछा जाए कि किस नोबेल को हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में किस नोबेल को दिया गया है तो आप कम से कम जाने। इसके लिए मैंने आपके सामने कुछ मैं डेटा लेकर आया हूँ, उसको बहुत ध्यान से समझिए। देखिए साहित्य अकादमी अवार्ड की जैसा मैंने बताया 1954 में जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, एक लिटरेरी ऑनर है। बाकी ये अवार्ड जो है साहित्य अकादमी के द्वारा जो है दिया जाता है। और ये लगभग में 22 लैंग्वेज जो संविधान में वर्णित है प्लस 2 और भाषाएं, ठीक है, इंग्लिश और राजस्थानी, टोटल अगर देखें तो 24 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। 24 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। और अगर मैं एक चीज और मान लेते हैं कभी पूछ लिया जाए तो इसको ध्यान दीजिएगा कि दी फर्स्ट विनर ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड वाज आर के नारायणन। 1960 में इनको दी गाइड मूवी के लिए दिया गया था, सॉरी दी गाइड नॉवेल के लिए दिया गया था। देखो दी गाइड नॉवेल की अगर मैं बात करूं तो ये वही नॉवेल है जिस पर एक मूवी बनाई गई है दी गाइड। अगर आप लोगों ने कभी भी देखा हो तो ध्यान दीजिएगा, दी गाइड नाम से एक मूवी बनाई गई है। और वो मूवी क्या है जो है आपने देखा होगा कि देवानंद की मूवी है, ठीक है। तो इसको आप लोगों में हो सकता है किसी ने कभी देखा हो, भूले बिसरे, ठीक है। एक चीज और देखिए, इस बार की अगर मैं बात करता हूं 2023 की, ठीक है, तो 2023 के लिए ये पुरस्कार हिंदी में, हिंदी साहित्य में, हिंदी में साहित्य में नॉवेल में, हिंदी नॉवेल का पुरस्कार संजीव को दिया गया है। और इनकी पुस्तक का क्या नाम, मुझे पहचानो, मैं हूं कौन, मैं हूं डॉन, मैं हूं डॉन, ठीक। हाँ फिलहाल के लिए मुझे पहचानो, ठीक है। मुझे पहचानो नाम से लिखी गई नॉवेल के लिए दिया गया है 2023 का अकादमी अवार्ड। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि कौन है इसके लेखक, संजीव है। मान लेते हैं इससे संबंधित फिर से पूछ लिया जाए तो एक सपोज दैट कि चेंज कर दिया जाए, आपसे लिख दिया जाए पिछली बार का और इस बार का चेंज कर दिया जाए कि हाँ जो है नहीं इनको 2022 में दिया गया था, तो आपको पता होना चाहिए 2022 का भी 2023 का, क्योंकि कभी कभी क्या करता है आयोग आपसे एक कंपेयर करके पूछ लेता है, ठीक है। आइए देखिए इसको ध्यान दीजिएगा जो मैंने अभी बताया। इस बार के लिए अगर मैं बात करता हूं 2023 के लिए जो अवार्ड है तो हिंदी भाषा में नॉवेल को संजीव को दिया गया है मुझे पहचानो। और साथ ही अगर मैं बात करता हूं इंग्लिश में तो इंग्लिश नॉवेल के लिए नीलम शरण गौर को दिया गया है। और नाम क्या है, रिक्मिंग राग जानकी। इसको मैंने आपको करंट अफेयर में भी पढ़ाया था, याद करिए अगर किसी ने भी जो लोग रेगुलर क्लास में रहते हैं उनको अच्छे से पता होगा, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज की नॉवेल के लिए ये पुरस्कार दिया गया है रिक्मिंग राग जानकी, नीलम शरण गौर ने इसको लिखा है। और साथ ही अगर मैं उर्दू की नॉवेल की बात करूं तो राजदेव की अमराई, ठीक है, इसको दिया गया है और ये लिखा है बेसिकली सादिका नवाब शहर ने, ठीक है। तो और बाकी कुछ अगर मैं पोएट्री की बात करूं तो पोएट्री का भी मैंने ऐड किया गया है कि पोएट्री कलेक्शन में किसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो बहुत अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा आप सभी, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखिए, किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है। देखो ये जो दिया हुआ है ये टीका का नाम नहीं है, ये टाइप ऑफ टीका है, ठीक है, टाइप ऑफ वैक्सीन दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे mRNA कोविड की वैक्सीन भी थी, मैंने उस दिन आपको पढ़ाया है, ठीक है। वायरल वेक्टर जो रूस ने बनाई थी वायरल वेक्टर बेस्ड थी, ठीक है। उसी तरह से आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। डिप्थीरिया का जो टीका लगाया जाता है वो mRNA टीका होता है, वायरल वेक्टर होता है, टॉक्सॉइड होता है, लाइव एटेन्यूएटिव होता है, ठीक है, एटेन्यूएटेड होता है। आप बताइए, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करता हूं कि डिप्थीरिया, डिप्थीरिया एक्चुअली एक आपके जैसे थ्रोट इन्फेक्शन होता है। तो जो थ्रोट में एक श्लेष्मा झिल्ली होती है तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, आपके छाले पड़ जाते हैं, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है, ठीक है। तो ये डिप्थीरिया से बचने के लिए खतरनाक बीमारी होती है और डिप्थीरिया से बचने के लिए जो आपको टीका लगाया जाता है वो टॉक्सॉइड का टीका लगाया जाता है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
ये बताइए, जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वो क्या है? ठीक है, आपको बताना है। द इक्वेटिक प्लांट कॉमनली यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे इवन मतलब ग्रीन ब्लू एल्गी ये सब चीजें कई हैं जिनको बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज किया जाता है। तो धान के खेत में बायो फर्टिलाइजर के रूप में निम्नलिखित में से किसका यूज किया जाता है, ये आपको बताना है। एजोला का किया जाता है, लेमना का, वोल्फिया का या ट्रोपा का? ठीक है, आप जवाब दीजिए। ठीक है, और अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। और अगर आप यूपीपीसीएस से आरओ का एग्जाम दे रहे हैं तो आप बिल्कुल भी गलती ना करें इस क्लास को मिस करने के लिए। आप चाहे लाइव देखें चाहे रिकॉर्डेड, डेली लाइव होती है ये क्लास। ठीक है, और साथ में आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। यहाँ पर आपको डेली क्विज काफी सारी 10 15 20 क्विजेज आपको डेली प्रोवाइड करवाई जाती हैं जो आपको करंट अफेयर से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो जवाब होगा वो होगा एजोला। एजोला नाम का जो पौधा है धान के खेत में उगाया जाता है बायो फर्टिलाइजर के रूप में इसका इस्तेमाल करने के लिए। ये सवाल आप बहुत अच्छे से पढ़िए, मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूं नहीं तो आपको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि मेरे पीछे काफी कंटेंट आपका हाइड हो जाएगा। ठीक है, आइए देखिए, इसमें दो कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है, और एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, किसी राज्य की सीमा को बदलने के लिए अगर जरूरत पड़ती है तो सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति संसद को सिफारिश करता है किसी राज्य की सीमा को बदलने के लिए, और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। मतलब समझिए इस सेंटेंस को, ये कहा गया है, ऐसे समझ लीजिए कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही ऐसे पुरस्कार ऐसे जो है प्रस्ताव संसद में लाए जाते हैं, और साथ ही राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल को एक प्रस्ताव भेजता है टाइम लिमिट के साथ कि इस अवधि के भीतर आपको ये जवाब देना है अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है कि रीजन जो दिया हुआ है कि राष्ट्रपति उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। ठीक, अब देखिए इसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन भी हुई है, मैं आपको बताता हूं। देखो, आप अच्छे से जानते हैं कि हमारे संविधान का जो आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 3 इससे डील करता है कि किसी राज्य में कोई भी काट छांट करनी है, किसी एक राज्य दो राज्यों के हिस्से को काट के एक नया राज्य बनाना है, या एक राज्य का हिस्सा दूसरे राज्य में मिलाना है, ये सब संसद का काम है। और संसद क्या करती है, इसको जो है आर्टिकल 3 के अंतर्गत साधारण बहुमत से, ठीक है, साधारण बहुमत के साथ इसका संशोधन कर देती है। ठीक है, ऐसे संशोधन क्या होते हैं, राष्ट्रपति की सिफारिश से ही, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में लाए जाते हैं। ठीक है, और संसद में क्या, मैं आपको बात करूंगा, सिर्फ लोकसभा में ही ऐसे संशोधन लाए जाते हैं। ठीक है, लोकसभा में ऐसे संशोधन इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, कहां पे, लोकसभा में। ठीक, तो लोकसभा में ऐसे संशोधन लाने के, लोकसभा भी संसद का ही पार्ट है ऑब्वियसली, तो लोकसभा में ऐसे संशोधन लाने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है, पूर्व अनुमति से लाया जाता है, और राष्ट्रपति संबंधित विधानमंडल को यह प्रस्ताव पर विचार करने के लिए खास अवधि देता है, कितने दिन में आप विचार करके बताइए। अगर सपोज दैट विधानमंडल को ऑब्जेक्शन होता है तो राष्ट्रपति इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है, उसके ऑब्जेक्शन को, ये राष्ट्रपति की इच्छा पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए इसमें दोनों कथन सही है अपनी जगह पे, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि ये कोई लॉजिक नहीं हुआ ना कि राष्ट्रपति संबंधित विधानमंडल को प्रस्ताव इसलिए देता है क्योंकि राष्ट्रपति विधानमंडल के प्रस्ताव को मानने के लिए बाध्य नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना लॉजिक। तो दोनों सेंटेंस अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, इसका ये जवाब होगा। आयोग ने भी इसको यही माना है। ठीक है, तो आइए आगे हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसी हंसी पैदा करने वाली गैस कहा जाता है। जैसे सपोज दैट कोई एक गैस है ऐसी जिसको अगर आपको सुंघा दिया जाए तो आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। ठीक है, कई मूवीज में आपको दिखा होगा इस तरह से। ठीक है, कई मूवी में, एक हाल ही में मूवी मैंने देखी थी, नाम नहीं याद है मुझे क्या थी, जो है सैफ अली खान की शायद थी, उसमें ऐसे ही लास्ट में एंडिंग जो एंड सीन होता है उसमें ये गैस सुंघा दी जाती है, पूरा जितने कैरेक्टर्स होते हैं सब हंसते ही रहते हैं उसमें। ठीक है, हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे मतलब आपने कई मूवीज में देखा होगा इस तरह से कि, तो ये कौन सी गैस है आखिरकार, आपको बताना है इसके बारे में। ठीक है, कि कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको हम CO कहते हैं, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC की बात कर रहे हैं, या अमोनिया जिसको हम NH3 कहते हैं। आपको बताना है वो कौन सी गैस है। ठीक है, देखिए वो गैस है जिसको हम हंसी पैदा करने वाली, जिसको हास्य गैस के रूप में जाना जाता है, वो कौन सा है, ये लाफिंग गैस कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, इसको हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। ठीक है, लाफिंग गैस, ध्यान रखिएगा। आइए बताइए, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था, नाना साहब, कुंवर सिंह, हजरत महल या खान बहादुर खान, आपको बताना है।
देखिए देखते हैं कौन बहादुर इसका जवाब देता है। बढ़िया सवाल है, आसान सवाल है, ठीक है। देखो 1857 की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो 1857 में एक्चुअल में जो है, जो 1857 का विरोध था, रिवोल्ट था, तो उसमें जो है बरेली पर जो है खान बहादुर खान वहां से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। और इन्होंने एक्चुअल में वहां पर एक सरकार भी, समानांतर सरकार की भी स्थापना कर दी थी। 31 मई अगर मैं बात करूं, 31 मई 1857 को इन्होंने स्वतंत्र घोषित कर दिया था, ठीक है, स्वतंत्र घोषित कर दिया था। और साथ ही इसकी राजधानी क्या बनाई थी, इसकी राजधानी बनाई थी रुहेलखंड को, ठीक है, रुहेलखंड को इसकी राजधानी बनाई थी। और रुहेलखंड को राजधानी बनाई थी इसलिए इसका जो इनका साथ थे वो रोहेला सरदार भी इनका साथ दे रहे थे, ठीक है। रुहेलखंड को इन्होंने राजधानी बनाई थी। और बाद में 1960 में इनको जब इनको पकड़ लिया जाता है, बाद में 1960 में क्या होता है, इनको डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा इनको मृत्यु दंड की सजा दे दी जाती है, ठीक। तो इसका जवाब क्या होगा, खान बहादुर खान। नाना साहब की अगर मैं बात करूं तो आरा बिहार से इन्होंने नेतृत्व किया था, ठीक है, रिवोल्ट का। कुंवर सिंह, सॉरी, मैं वो जरा गलती से मैंने बता दिया, ठीक है, इसको सही करेक्ट करिए, ठीक है, 1 मिनट। नाना साहब ने कानपुर से रिवोल्ट का नेतृत्व किया था, कानपुर से। और बाकी कुंवर सिंह ने कहां से, बिहार से, ठीक है, बिहार से नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से, ठीक है, इन्होंने अपने बेटे बिरजिस कादिर को राजा घोषित करके और इसके बाद में नवाब घोषित करके फिर इसका नेतृत्व संभाला था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और खासकर 1857 के जो रिवोल्ट है, कहां से हुआ है, किसने नेतृत्व किया है, इस पे प्रीवियस में बहुत सवाल पूछे गए हैं। तो इसलिए आप पूरा देख लीजिएगा। ये तो चलो 4-5 पॉइंट ही हैं, बट सब देख लीजिएगा, ठीक। और साथ में एक चीज और देख लीजिएगा कि किस विद्रोह का अंत कौन से अंग्रेज जनरल ने किया था, ठीक है, इसको भी आप देख लीजिएगा। ये इन सभी पे सवाल बनते हैं। देखो ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी का है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है, आपको बताना है, ठीक है। अनुच्छेद 20, देखो अनुच्छेद 20 में अगर मैं बात करता हूं तो 20 में 3 पार्ट हैं, 20(1), 20 का क्लास 2, ठीक, और साथ में 20 का क्लास 3, ठीक है। आपको बताना है कौन सा सही है, ठीक है। देखो इसमें से कौन सा इसका हिस्सा नहीं है, ये आपको बताना है। देखो अगर मैं बात करता हूं आपके जो है 20(1) की, तो 20(1) आपकी बात करता है, ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की, ठीक है, ये आपकी हो गई 20(1), ठीक है। ये क्या बताता है कि जैसे किसी भी कानून, जैसे कोई कानून है, किसी भी सजा के लिए, जैसे सपोज दैट कोई सजा है, आप समझिए, जैसे आज कोई कानून आया है और क्राइम पहले हुआ है, तो आज के कानून के हिसाब से उसको सजा नहीं दी जाएगी, उसको सजा उसी टाइम के कानून के हिसाब से दी जाएगी, उसी समय के कानून के हिसाब से दी जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में मैं बताऊं, अभी जो 3 क्रिमिनल लॉ लागू हुए हैं, तो इसमें भी काफी कंफ्यूजन थी कि इससे पहले अगर 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 5 दिन पहले या पिछले साल कोई क्राइम हुआ है तो किस हिसाब से सजा दी जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जो है 20(1) में है, ठीक है, जो बेसिकली आपके ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी इंसान को उस जब क्राइम कमिट हुआ है उस समय जो कानून है उसके हिसाब से सजा दी जाए, ठीक है। अभी आगे इसको मैंने पूरा ऐड कर दिया है, अभी मैं आपसे बात करता हूं, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और साथ ही अगर मैं बात करता हूं आपका अनुच्छेद 20(2), तो आपके दोहरे दंड को रोकता है। दोहरे दंड का मतलब समझ रहे हो, ये आर्टिकल 20(2) है। ये क्या बताता है कि जैसे मान लेते हैं कि आपने एक ही सजा के लिए, एक ही जुर्म के लिए, एक ही गुनाह के लिए आपको 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। अगर उस पर आपके पहले से मुकदमा चलाया गया है तो उन्हीं आधारों पर, और आपको बरी किया जा चुका है, तो उन्हीं आधारों पर, उन्हीं तथ्यों के आधार पर आप पर दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ठीक है। और जो आर्टिकल 20(3) है, ये आपको क्या बताता है, अपने ही विरुद्ध गवाही देने से, मतलब कोई आपको अपने विरुद्ध गवाही देने से बाध्य नहीं कर सकता है, ठीक है। यातना के विरुद्ध इसका पार्ट नहीं है, तो ये इसका सही जवाब होगा। आप देखिए मैंने यहाँ पे ऐड भी कर दिया है कि देखिए जो 20(1) है ये क्या करता है, ये आपके एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के बारे में बात करता है। मतलब जो एक्स पोस्ट फैक्टो कानून आपका पहले हुआ है तो किसी भी लॉ को पहले से लागू नहीं कर सकता है, आप ध्यान दीजिएगा। इसको रेट्रोएक्टिव लॉ भी कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो उस समय लागू नहीं थे, उस समय जो कानून लागू नहीं थे, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में कहें तो पूर्व व्यापी कानूनों मतलब रेट्रोएक्टिव लॉ पे रोक लगाता है ये, ठीक है। और साथ ही दोहरे दंड से सुरक्षा की बात करूं तो 20(2),
20(2) आर्टिकल आपको बताता है कि एक ही क्राइम के लिए आपको एक से अधिक बार आप पे मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, और साथ में आपको उसी क्राइम के लिए एक से अधिक बार पनिश करने से रोकता है। अगर किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाया गया है और उसे किसी अपराध के लिए बरी कर दिया गया है, तो उसी तथ्य के आधार पर उस पर दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। ठीक है। और बाकी 20(3) जो है ये क्या बताता है, आत्म दोषारोपण, सेल्फ ब्लेम के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसको बेसिकली राइट टू रिमेन साइलेंट के हिसाब से भी कहा जाता है। मतलब आपको चुप रहने का अधिकार है। ठीक है। आपको इस चीज के लिए, जैसे आप देखते हो किसी को पुलिस पकड़ के ले जाती है, जबरदस्ती जुल्म को कबूल करवाती है कि तुमने ये काम किया है कि नहीं, तो राइट टू रिमेन साइलेंट आपके पास है। आपको जबरदस्ती नहीं की जा सकती कि आप अपने खिलाफ गवाही दें। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखिए, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको इसका जवाब देना है। महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हो। मतलब समझिए कि क्वालिफिकेशन ऑफ अटॉर्नी जनरल वही रहेगी जो क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज है। आप ध्यान दीजिएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर जो नियुक्त होने के लिए अर्हत है उसी को जो है अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जाएगा। ठीक। दूसरा स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि महान्यायवादी को उनके पद और उससे उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। देखो इसके कहने का मतलब यह है कि जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष उनकी योग्यता है, तो उनको हटाने की प्रक्रिया भी उन्हीं के समकक्ष है, उन्हीं की तरह से है, ऐसे बात की गई है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। कोई दोनों में से कोई सही नहीं है, केवल दो सही है, या दोनों सही है केवल एक सही है, आपको जवाब देना है। देखो अगर मैं आर्टिकल 76 की बात करता हूं, तो 76 जो अनुच्छेद है ये बात करता है अटॉर्नी जनरल के बारे में, और बताता है कि राष्ट्रपति सरकार की सहायता के लिए या सरकार की सिफारिश से किसी ऐसे व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल के पद पर नियुक्त करेगी जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है। तो पहला वाला सेंटेंस तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। लेकिन ध्यान देना, इसको दैनिक मजदूर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, और इसको हटाने के लिए किसी भी व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है। जब राष्ट्रपति चाहे इसको प्रधानमंत्री की या मतलब कैबिनेट की सलाह से हटा सकता है। तो ये सेंटेंस आपका पूरी तरह से गलत हो जाएगा, पहला सही है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो डी इसका सही जवाब आएगा। ठीक है। आइए आप सभी लोग क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। अगर मैं बात करता हूं भारत में जनसंख्या स्थायित्व का, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं, इसीलिए थोड़ा फास्ट क्लास चल रही है। ठीक, कल से फिर लाइव ही चलेगी। भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है, आपको बताना है। ठीक है। अगर मैं जनसंख्या स्थायित्व की बात करूं, तो भारत ने पहले जनसंख्या स्थायित्व का जो लक्ष्य था, ठीक है, वो 2047 तक का निर्धारित कर रखा था। ठीक है। वो 2047 तक का निर्धारित कर रखा था जनसंख्या जो है स्थायी करने का। देखो सबसे पहले आप ये समझो कि जनसंख्या स्थायित्व तो होता क्या है। ठीक है। इसको पॉइंट को आप समझिएगा। देखिए आप समझिए, जैसे मान लेते हैं जनसंख्या स्थायित्व का मतलब होता है कि जैसे जो बर्थ है प्लस बर्थ है, और प्लस जो इनवर्ड माइग्रेशन होता है, मतलब अंतर माइग्रेशन। ठीक है। जो अंतर प्रवास होता है। ठीक है। अंतर प्रवास मतलब जो लोग यहां पर आते हैं बाहर से, और ये किसके इक्वल हो जाता है, ये डेथ के मतलब मृत्यु के, और प्लस बाह्य प्रवास। तो हम कहते हैं कि हमने जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त कर लिया। इसको ध्यान से समझिएगा। सपोज दैट जितने जन्म हुए हैं और जितने आपके यहाँ पे अंतर प्रवास हुए हैं, ठीक है, उतनी ही आपकी मृत्यु हो गई हैं या मतलब बाह्य प्रवास हो गए हैं। तो इन दोनों को मिलाकर ये दोनों बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि जनसंख्या वृद्धि हमारी शून्य है। ठीक है। इसको शून्य जनसंख्या स्थायित्व भी कहते हैं। ठीक है। शून्य जनसंख्या स्थिरीकरण भी कहा जाता है इसको। तो बेसिकली आप समझ गए कि जनसंख्या स्थायित्व का मतलब क्या है कि जन्म प्लस अंतर प्रवाह इज इक्वल टू मृत्यु प्लस बाह्य प्रवाह, ये दोनों बराबर हो गए। तो इसका मतलब, और भारत सरकार की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा कि भारत सरकार ने जो इसको पहले 2045 तक का ऑप्ट कर रखा था। देखो ये पहले की बात है। ठीक है। ये पहले की बात है, लेकिन बाद में भारत ने इसमें संशोधन किया, और संशोधन करने के लिए अपने मतलब इस लक्ष्य में संशोधन किया, और इस लक्ष्य को 2070 कर दिया है। तो अभी भारत का जो जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य है वो 2070 है, इसको ध्यान देना।
पहले 2045 था, इसलिए आपको कहीं ना कहीं 2045 भी मिल सकता है, बट अब इसका जो लक्ष्य है वो 2070 है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली प्रीलिम्स के पे बेस्ड आपको क्विजेज करवाई जाती हैं, जो बेसिकली आपके करंट अफेयर से रिलेटेड होती हैं, आपके यूपी पीसीएस लेवल की क्विजेज होती हैं, इसलिए आप लोग, और यूपीएससी लेवल की, इसलिए आप लोग जरूर क्लास से जुड़ें। ठीक है, आइए इस सवाल को ध्यान से देखिए और इसका जवाब दीजिए। ये भी यूपी पीसीएस 2023 में ही पूछा गया है। एक मिनट, बताइए, पढ़िए। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा मैच नहीं है। ठीक है, मैच नहीं है। नाइन्थ शेड्यूल किसकी बात कर रहा है? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स। जो 9वीं अनुसूची है वो बात कर रही है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन का। पहला। अब थर्ड शेड्यूल की बात की जा रही है, मतलब तीसरी अनुसूची, ये शपथ या प्रतिज्ञान की बात कर रही है। और 8वीं अनुसूची हमारी भाषाओं की बात कर रही है, अभी मैं बता भी चुका हूं। और 10th शेड्यूल हमारा प्रोविजंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, मतलब 10वीं अनुसूची हमारे दल बदल परिवर्तन के बारे में बात करती है। देखो, दल बदल को रोकने के लिए, ठीक है, दल बदल को रोकने के लिए जिसके सरकार का स्थायित्व बना रहे, इसके लिए जो है, अगर मैं बात करूं 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। ठीक है, और इसके जरिए जो है दल बदल परिवर्तन लाया जाता है, और किसमें, जो है 10वीं अनुसूची में। तो ये आपका एकदम सही है। ठीक है, ये एकदम सही है। दूसरा, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी मैं बता चुका हूं जब साहित्य अकादमी अवार्ड की बात कर रहा था। तीसरी अनुसूची में एक्चुअल में मंत्रियों के शपथ का प्रावधान है। ठीक है, मंत्रियों के शपथ का प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, गवर्नर और राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान इसमें नहीं है। आप लोग कमेंट में बताइए कि गवर्नर और राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान किस आर्टिकल में है, इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए। ठीक है, बाकी 9वीं अनुसूची, और साथ में एक चीज और बताइएगा, प्रधानमंत्री की शपथ का प्रावधान जो है किस आर्टिकल में है। ठीक है, आपको 3 बताना है। एक तो प्रधानमंत्री का शपथ बताइए आप, किस अनुच्छेद में इसकी शपथ का प्रावधान है, देखते हैं ठीक कौन बता पाता है। एक आप राष्ट्रपति का बताइए, और एक आप बताइए हमें जो है गवर्नर का। ठीक है, ये आपको बताना है कि इन तीनों के शपथ का प्रावधान किस किस आर्टिकल में है, देखते हैं कौन बताता है। ठीक है, हाँ, बस एक चीज ध्यान रखिएगा, अगेन बता रहा हूं कि मंत्रियों के, सारे मंत्रियों के शपथ का प्रज्ञान इसमें बात की गई तीसरी अनुसूची में। अगर मैं 9वीं अनुसूची की बात करता हूं, तो देखो 9वीं अनुसूची में कुछ ऐसे कानूनों की बात की गई है जिसका जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिव्यू नहीं किया जा सकता, जेआर नहीं किया जा सकता। अगर इस कानून में, अगर इस अनुसूची में कुछ कानून पर्टिकुलर डाल दिए जाते हैं तो उनका जेआर नहीं हो सकता, पहले नहीं हो सकता था, अभी भी बहुत एक्सेप्शन कंडीशन में किया जा सकता है। और राज्यसभा में जो स्थानों का आवंटन है, ये आपके 4th शेड्यूल की बात है। ठीक है, चौथी अनुसूची की बात है। ठीक है, तो इस वजह से ये इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अब चौथी अनुसूची में अगर मैं बात करूं तो राज्यसभा में टोटल जो 250 सीटें हैं, 250 में से, और 250 में से ध्यान देना 238 आपकी कैसे हैं, इलेक्टेड, ठीक है, और 12 आपकी कैसी हैं, नॉमिनेटेड। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं दिल्ली की बात करता हूं तो कितनी सीटें हैं, पुदुचेरी की कितनी सीटें हैं, जम्मू एंड कश्मीर की कितनी सीटें हैं, ये आप लोग कमेंट में बताइए, देखते हैं कौन कौन बताता है। ठीक है, फिलहाल के लिए इसका जवाब ये होगा। आइए ये देखिए, इस तरह के सवाल आते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित सवाल आते हैं, मैच करने के लिए भी आपसे पूछा जाता है, तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़ लिया करिए। मैंने एसडीजी गोल्स आपको सारे पढ़ाए भी हैं बहुत अच्छे से, तो इसलिए इन सभी को बहुत अच्छे से पढ़ लिया करिए आप। ठीक है, आइए सतत विकास लक्ष्य इधर दिए हैं, और इधर आपको इनको मैच करना है कि जल क्लाइमेट एक्शन कौन सा है, लाइफ ऑन लैंड की किस में बात की गई है, रेड्यूस्ड इनइक्वालिटी की किस में बात की गई है, लाइफ बिलो वाटर की किस में बात की गई है। तो आप अच्छे से देखिए, फिर आपको यहाँ पे मैच करना है, आपको मैच करके बताना है कि आखिरकार कौन सा सही है। मैच करिए भाई, जल्दी जल्दी मैच करिए। मैच करिए, टाइम दे रहे हैं। बताइए, देखिए आपका सबसे पहले एसडीजी 10 है,
एसडीजी 10 में क्या बात की गई है, रेड्यूस्ड इनइक्वालिटी की बात की गई है। ठीक है, आपका एसडीजी 13 जो है, 13 में आपका क्लाइमेट एक्शन की बात की गई है। ठीक है, और जो आपका एसडीजी 14 है, एसडीजी 14 में आपका लाइफ बिलो वाटर की बात की गई है, समुद्री जल जीवन की, समुद्र। ठीक है, और बाकी जो एसडीजी 15 है, एसडीजी 15 लाइफ ऑन लैंड की बात की गई है। ठीक है, इस तरह से इसका क्या होगा, डी। अब देखो एक चीज आप बहुत अच्छे से मैंने ऐड कर दिया है, सब पढ़ लीजिएगा। देखिए जो हमारा एक्चुअल में अगर मैं बात करता हूं तो पहला एसडीजी 1 बात करता है नो पॉवर्टी की। ठीक है, एसडीजी 2 बात करता है आपके जीरो हंगर की। एसडीजी 3 बात करता है आपके गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग की। ठीक है, और एसडीजी 4 बात करता है आपके क्वालिटी एजुकेशन की। एसडीजी 5 बात करता है आपके जेंडर इक्वालिटी की। एसडीजी 6 बात करता है आपके क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की। ये सब पढ़ लीजिएगा। एसडीजी 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। एसडीजी 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। एसडीजी 9 इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। एसडीजी 10 रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, अभी बताया मैंने जैसा। और एसडीजी 11 सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज की बात करता है। एसडीजी 12 रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशंस एंड प्रोडक्शन की बात करता है। ठीक है, एसडीजी 13 आपकी क्लाइमेट एक्शन की बात करता है। एसडीजी 14 लाइफ बिलो वाटर की बात करता है। और एसडीजी 15 आपके लाइफ ऑन लैंड। अभी ये तीनों थे उसमें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, और बात करते हैं अगर मैं एसडीजी 16 की, तो एसडीजी 16 आपकी पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की बात करता है। एसडीजी 17 पार्टनरशिप फॉर द गोल्स बात करता है। इनका जो एजेंडा था वो 2030 तक था इनको अचीव करने के लिए, लेकिन अभी दुनिया ने हाथ खड़े कर लिए हैं कि हम 2030 तक इस एजेंडा को प्राप्त नहीं कर सकते। इसको मैंने करंट अफेयर में मेंस के लिए आपका एक जो है क्या कहते हैं एडिटोरियल एनालिसिस किया था, अगर आपको याद होगा तो उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया था कि कैसे दुनिया ने हाथ खड़े कर लिए हैं इसको लेकर। ठीक है, आइए निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक क्या है आपको बताना है। जो हमारा मतलब बेसिकली जो नेचुरल सिल्क होता है तो उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है ये आपको बताना है। फास्फोरस है, पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम है। जो हमारा नेचुरल सिल्क होता है, नेचुरल सिल्क में एक्चुअल में नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन इसका मुख्य घटक होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस दोष सिद्धि के आधार पर फरवरी 2023 में ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार के वित्त मंत्री नदीम जाहनवी को क्या किया गया था, बर्खास्त किया गया था, हटाया गया था। ठीक है, हटा दिया गया था, आपको बताना है। मंत्रिमंडल की गोपनीयता भंग की थी उन्होंने, सेक्स स्कैंडल था उनका, या टैक्स स्कैंडल था उनका, या नन ऑफ द एबव। ठीक है, देखिए ऋषि सुनक आते हैं बहुत ही एक हीरोइक अंदाज में और बहुत अच्छा करते हैं। जो है बेसिकली अगर देखा जाए तो ब्रिटेन के जनता के लिए जो मतलब महंगाई को कम करने में और साथ में जो बेरोजगारी दर थी उसको भी कम करने में काफी भूमिका निभाते हैं। जो जीडीपी ग्रोथ रेट उनका निगेटिव चल रहा था उसको भी कहीं ना कहीं कोशिश करके वो पॉजिटिव लेकर आते हैं। ठीक है, तो लेकिन हाल ही में क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि हाँ इस समय हमारे फेवर का माहौल बना हुआ है, जीडीपी ग्रोथ रेट भी जो है सही चल रही है और जो है क्या कहते हैं इन्फ्लेशन भी कम हुई है, तो हम जल्दी इलेक्शन करा लेंगे तो हम जीत जाएंगे। इसीलिए जो इनका टर्म खत्म होना चाहिए उस टर्म खत्म होने से पहले ही इन्होंने अर्ली इलेक्शन बुला लिए और ये इनके ऊपर पड़ गया भारी। और नतीजा क्या हुआ, ये करारी हार खा गए। और अभी अगर बात करते हैं तो केयर स्टारमर जो है जो लेबर पार्टी से संबंधित है वो यहाँ के अब मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, सॉरी प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, स्टारमर हैं, अब ये जा चुके हैं। और इन्होंने अपने जो वित्त मंत्री हैं अपने वित्त मंत्री को एक्चुअल में टैक्स स्कैंडल के कारण हटाया था। ठीक है, टैक्स स्कैंडल के कारण। आइए, भारतीय जैविक डेटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जाता है। ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि इसका मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, करंट अफेयर में भी पढ़ाया हुआ था और इस बार पिछले बार सवाल भी पूछा गया था कि हरियाणा में कहा, फरीदाबाद में। ठीक है, फरीदाबाद में इसकी स्थापना हुई है। माउंट न्यूमेन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। देखो माउंट न्यूमेन की अगर मैं बात करूं तो ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला ये एक्चुअल में आयरन ओर के लिए काफी फेमस है ये एरिया। ठीक है, ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है। आप ध्यान से समझिएगा, आर्थिक क्रिया इकोनॉमिक एक्टिविटी, मैंने पहले ही बताया है कि वो सभी एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं जिससे हमें कुछ ना कुछ रेवेन्यू प्राप्त होता है।
ठीक है, जिससे हमें कोई ना कोई हमारे लिए आय का सृजन होता है, इनकम जनरेशन होता है। और इसे सिंपल है, अगर आप खेती करते हैं तो भी आपको इनकम जनरेशन होगा, सर्विस करते हैं तो भी इनकम जनरेशन, ट्रांसपोर्टेशन में है तब भी आपका इनकम जनरेशन होगा। जो वॉलंटरी सोशल सर्विस है, स्वैच्छिक समाज सेवा, वो आपकी आर्थिक क्रिया नहीं है, ठीक है, वो आपकी आर्थिक क्रिया नहीं है, ये सही होगा इसका। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। मैं हम लोगों ने लगभग 20-22 सवाल कवर किए हैं, बाकी के हम लोग कल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।